हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। आज है 3 तारीख, ठीक है। इसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए थे उसको देखेंगे, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे चैनल पर नए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कुछ भी कम्युनिटी पोस्ट डालें, हाँ, कम्युनिटी पोस्ट पे प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं उसको डाल रहा हूँ, वो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपके पास तुरंत मिल जाए, आप उसको देख सकें और कुछ नया सीख सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? मैं हर वीडियो में हमेशा बोलता हूँ, एक फंडामेंटल राइट और एक डीपीएसपी, ठीक है। ये पूरा रट डालिए, ठीक है। इसी से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। जीएस में 4-5 क्वेश्चन इस 2 टॉपिक से बहुत है। तो देखिए भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है अपने संविधान में, और एक 12 से 35 का इसका वर्णन किया गया है। और भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर आपसे अगले वाले शिफ्ट में पूछ रहा है कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा भाग 3 को, ठीक है। और देखिए अब टोटल मौलिक अधिकार अपने कितना है मौलिक अधिकार? तो पहले तो 7 था, लेकिन आपको पता है एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से है? समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। और आर्टिकल 32 जिसको भीमराव अंबेडकर ने बोला है संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ठीक है। उम्मीद है इस सब पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024-25 बजट में डिफेंस के लिए केंद्रीय बजट कितना प्रतिशत है? तो वित्त वर्ष 2024-25 के बजटीय अनुमान में 9.5% ज़्यादा है, और यह केंद्रीय बजट 13.45% है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या आया था। कौन सा अनुच्छेद कानून की समझ समानता से संबंधित है? देखिए अगर पहला ही क्वेश्चन अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मार देंगे। कानून के समझ समानता आर्टिकल 14 में है। मैंने बताया था समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसमें पहले ही में देखेंगे ला, यानी सभी के लिए समान कानून, तो इसका वर्णन किस में दिया है? आर्टिकल 14 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना होगी, क्योंकि 1951 में जब पहली थी, 1951 में पहली थी तो 51-56 में ख़त्म हो गई, तो 56 से दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट की गई थी। देखिए इस पर क्या फोकस किया गया था? इस पर इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया गया था, यानी औद्योगिकरण पर केंद्रित था यह। दूसरी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित था। इसी में आपका ये भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और 5 स्टील प्लांट, जिससे सोवियत संघ, भिलाई जो बनाया गया था रूस की सहायता से, और दुर्गापुर ब्रिटेन यानी यूके की सहायता से, और राउरकेला जो था पश्चिमी जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था, क्योंकि इस पर फोकस ही किया गया था इंडस्ट्रीज़ पर, ठीक है। अगर यहीं आपसे पूछ दे किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। और अगर पहली पूछे पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना,
ठीक है। देखिए इसमें लक्ष्य, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, उसी में लक्ष्य रखा गया था कि 4.5%, लेकिन हम लोग अचीव कितना कर पाए थे, 4.27% ही अचीव कर पाए थे। यही मैंने बताया था, महान लोग इसी तरह विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल पर ही आधारित थी। इन्हीं के नाम पर ये बना था पीसी महालनोबिस, ठीक है, मॉडल। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? देखिए तो 2017 में। यह घोषणा दिसंबर 2017 में दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित यूनेस्को के सत्र में हुई थी। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित की जाती है। कौन सा? कुंभ मेले में। कुंभ मेला 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों पर किया जाता है। ये तीर्थ स्थल है प्रयागराज, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। 60-70 करोड़ जितने भी सनातनी थे सब जाके एकदम उसमें स्नान कराए और अपने आप को पवित्र कराए। हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का त्यौहार हर साल हिंदू पंचांग के मुताबिक किस महीने में मनाया जाता है? तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस पॉइंट को आप लोग भी ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हाल ही में किस ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? तो आपको पता होगा मई 2024 में जो इब्राहिम रईसी थे ईरान के राष्ट्रपति, इन्हीं को मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए नॉर्मन बोरलॉग को। अगर विश्व में पूछेगी विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे है, तो आप आंसर मानेंगे नॉर्मन बोरलॉग को। वहीं आपको अगर भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए तो इसमें मानेंगे एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को 1970 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2024 के राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो 2038वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें तालिका रंग देख लेंगे, जिसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को टोटल 121 पद मिले थे, जिसमें सबसे अधिक गोल्ड था, इसीलिए ये पहले नंबर पर है। फिर कांस्य और रजत था, ठीक है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर हरियाणा था। देखिए फिर पूछा मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन, तो भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 से ए तक। और अगर पूछा कि किससे लिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो इसको रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सड़क सीमा संगठन बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना कब की गई थी? तो सड़क संगठन BRO की स्थापना कब? 7 मई 1960 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थी, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था? सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7/1960 को हुई थी, ये तो मैंने बताया था। और सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यदि आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, 21 मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक अगर पूछ दे कि कौन है महानिदेशक, तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास BRO के महानिदेशक हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बायल का नियम। देखिए आ गया केमिस्ट्री, ठीक है। बायल का नियम क्या है? तो बायल का नियम कहता है आदर्श गैस दाब और आयतन में संबंध बताता है। किसमें? प्रेशर और वॉल्यूम में संबंध बनाता है। इसके अनुसार नियत ताप पर, यानी टेम्परेचर को हम लोग क्या रखेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो गैस का आयतन है दाब के
व्युत्क्रमानुपाती है, यानी P प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। ठीक है, यानी PV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ से निकल के आएगा P1V1 बराबर P2V2। ठीक है, यही कहता है बायल्स लॉ। देखिए जहाँ P, देखिए यही इसी तरह इसको भी कहते हैं P1V1, यही है P1V1 बराबर P2V2, जहाँ पर P आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर, और V से इसका वॉल्यूम होगा, और K एक कांस्टेंट हो जाएगा। इस नियम की खोज 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने की थी, इसीलिए इसका नाम बॉयल्स लॉ पड़ा था। ठीक है, अगर आपके नेक्स्ट स्टेप में पूछता है गै-लुसाक का नियम क्या है, तो देखिए ये क्या बताता है, स्थिर आयतन पर इसमें क्या कांस्टेंट करना है, आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है। गैस की एक निश्चित मात्रा ताप के समानुपाती परिवर्तित होता है, यानी P प्रोपोर्शनल टू T, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका दाब भी बढ़ जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, यानी PT बराबर कांस्टेंट। एक गै-लुसाक का नियम है। और इसी पर अगर पूछ दे चार्ल्स नियम क्या था, तो चार्ल्स नियम यह कहता है स्थिर दाब पर गैस की एक निश्चित द्रव्यमान में आयतन केल्विन ताप के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या कांस्टेंट करना है, प्रेशर को कांस्टेंट करना है, यानी अगर प्रेशर कांस्टेंट का अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनित के कार्य कौन कौन से हैं। जनित मतलब जो हम लोग शादी ब्याह में जमलेटर देखते हैं ना, उसी को बोलते हैं जनित। जमलेटर क्या करता है, हम लोग हुमुज के मारते हैं तब वो स्टार्ट होता है, तो क्या करता है, जनित मुख्य रूप से यांत्रिक होता है, हम लोग हाथ से उसको घुमाते हैं तब क्या करता है, वो स्टार्ट होने पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत आवेश को एक बाह्य परिपथ से होकर प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसी को जनित बोलते हैं। अब देखिए गैसों में हम लोग को जो किचन में LPG गैस यूज होती है उसमें क्या शामिल है, तो आपको सभी पता है LPG ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, अगर यही LPG का अगर आपसे नेक्स्ट स्टेप में फुल फॉर्म पूछता है तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कुछ भी, यह अत्यंत ज्वलनशील होता है। ठीक है, तथा इसमें मुख्यतः क्या होती है, ब्यूटेन होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें मेनली ब्यूटेन होती है, हालांकि दोनों का मिश्रण होता है। अगर पूछा जाए मुख्य रूप से क्या होती है तो ब्यूटेन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए जैसे अपना इंडिया है, ठीक है, अरे यार इंडिया कैसे बनेगा, यहाँ सिक्किम, ये जो बांग्लादेश का एरिया है ये वाला, ठीक है, यही मेघालय में गारो खासी हिल्स है। 3 हिल्स इस प्रकार है। ठीक है, इस टाइप का हिल्स है गारो खासी जयंतिया। ठीक है, बादल क्या करता है, यहाँ से पश्चिमी, यहाँ से जाके इसी में बादल फंस जाता है और संघनित होकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश करता है। ठीक है, कहाँ पर, मेघालय के राज्य पूर्वी खासी हिल्स के ज़िले में स्थित है, मार्सिन राम गाँव में। ठीक है, पहले ये चेरापूंजी में होती थी बारिश, चेरापूंजी। ठीक है, लेकिन अब नया बन गया है मानसीराम गांव में। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए बादलों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पहाड़ है, गारो खासी जयंतिया, तीनों पहाड़ है, इसी में बादल जब फंस जाता है तो संघनित होकर बहुत बारिश होती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको पता है कर्नाटक, कोलार। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, ध्यान से सुनिएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए एक होता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, ठीक है, एक होता है हाई कोर्ट में न्यायाधीश, हाई कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन इसमें सलाह लेंगे किससे, मुख्य न्यायाधीश को अगर CGI को चुनना है तो यहाँ सलाह लेंगे कोलिजियम से। ठीक है, सलाह लेंगे कोलिजियम से, लेकिन अगर अन्य न्यायाधीश को अगर चुनना है, अन्य न्यायाधीश को चुनना है तो इसमें सलाह लेंगे किससे, CJI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेंगे। ठीक है, यहीं अगर हाई कोर्ट में अगर आपको
न्यायाधीश की नियुक्ति करना है अगर मुख्य न्यायाधीश का, तो इसमें राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन इसमें CJI से सलाह लेते हैं प्लस उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल से सलाह लेते हैं। ठीक है, इन दोनों से किसमें, जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो तब। लेकिन जब अदर न्यायाधीश की नियुक्ति करना होगा तब किससे सलाह लेंगे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल से तो लेते ही लेते हैं। अब इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा उस कोर्ट के, जिस कोर्ट में अन्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे उस कोर्ट के CJH को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी इसमें सलाह लेंगे, यानी तीनों लोग को सलाह लेंगे जब अदर जजों की नियुक्ति करनी होगी तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ RBI। ठीक, देखिए 1 मार्च 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो रेट कितना था, 6.25 था। और अदर रेट आपको है देख लीजिएगा। ठीक है, SDF का है 6%, MSP है 6.5%, अब बैंक रेट है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और कैश CRR, कैश रिजर्व रेशियो कितना है 4%। तो ये सब भी थोड़ा एक बार आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए फिर ये पूछा मौलिक कर्तव्य को किस देश से संविधान से अपनाया गया है, USSR। पहले USSR कहता था, लेकिन टूटने के बाद अब उसको क्या कहते हैं, रूस कहते हैं, तो रूस से लिया गया है। फिर पूछा DPSP से सवाल, समान नागरिक संहिता का जिक्र किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको 45 है, आर्टिकल 44। ठीक है, और इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य क्या है, कौन है, तो गोवा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। 1920 में महात्मा गांधी जी के दौरान कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। यह आंदोलन 4 सितंबर 1920 को शुरू किया गया था और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान मुख्य कार्यकारी CEO और प्रबंधक निदेशक MD कौन है, डॉक्टर देवव्रत चंद। उन्होंने संजीव चड्ढा की जगह ली थी। संजीव चड्ढा का कार्यकाल 30 जून 2023 को खत्म हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल के सिक्कों को क्या कहा जाता था। देखिए गुप्त काल के सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। सोने के सिक्कों को दिनार, ठीक है, और वहीं चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैष्णव संत रामानुजन का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था, श्री पेरम्बदूर में हुआ था, तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में। ठीक है, वैष्णव संत का। अगला क्वेश्चन देखिए, डाल्टन का नियम भी पूछा था। ठीक है, तो डाल्टन का नियम मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैसों के मिश्रण में लगाया गया कुल दाब उन गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है, इसी को कहते हैं डाल्टन का नियम। ठीक है, डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम भी कहा जाता है, एक गैसों के मिश्रण पर लागू होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो का देखिए केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन 4-5 से बाल चला चाल चला एवोगैड्रो का नियम पूछ रहा है। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार सभी गैसों में एक निश्चित तापमान और दबाव पर समान मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। इतालवी रसायनज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक एमेडियागो एवोगैड्रो ने सबसे पहले 1811 में इस नियम का वर्णन किया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम एवोगैड्रो उसी के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति जी करते हैं। SBI और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर बना क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, तो क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स, ये उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, थार डेजर्ट के टीले कहाँ पाए जाते हैं। देखिए थार कहाँ आपको पता है, थार रेगिस्तान अपना राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर,
श्रीरंगनागर और चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। यह रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, ये अपना है ना, ये है इंडिया, यहीं पर है अपना राजस्थान। ठीक है, ऐसे यहाँ पर राजस्थान है और इधर से आगे पाकिस्तान है। ये पूरा थार का रेगिस्तान ही है इधर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। 2024 में प्रो कबड्डी लीग में किस टीम ने भाग नहीं लिया था? तो कोलकाता पायरेट्स ने इसमें भाग नहीं लिया था। 11वें सीजन हरियाणा स्टीलर्स ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। तो कौन जीता था? हरियाणा स्टीलर्स ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पूछा क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण कौन से पठार से निकलता है? किस पठार से इस बार पूछा है, राज्य नहीं पूछा है। भारत में सोना मुख्य रूप से दक्कन के पठार से आता है। यह विशेष रूप से कर्नाटक राज्य की हट्टी सोने की खदानों के आसपास के क्षेत्र है। ठीक है, कर्नाटक के हट्टी खदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, गांव में 100 दिन का काम दिया जाता है मनरेगा के थ्रू। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसी को कहते हैं मनरेगा। अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया था। कब पारित किया था? तो 2005 में। और लागू कब किया था? तो 1 साल बाद 2 फरवरी 2006 को इसको लागू कर दिया था। और 2 अक्टूबर 2009 को, पहले नाम था नरेगा, लेकिन 2009 में इसका नाम क्या कर दिया था? मनरेगा, यानी महात्मा गांधी कर दिया गया था। क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाया जाता है, इसलिए नरेगा का नाम बदल के 2009 में क्या रख दिया? मनरेगा। ठीक है, अर्थशास्त्री में एलपीजी का मतलब है। इकोनॉमिक्स में अगर एलपीजी आपसे पूछे तो ठीक है, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये मत बोल दीजिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया? यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यह भारत की आर्थिक नीति का एक मॉडल है। इसे एलपीजी मॉडल या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। किस ट्रेवलिंग साइट ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म ismytrip.com के साथ सहयोग किया है। ismytrip.com। ठीक है, चलिए ये आज के रहे पूरे के पूरे जीएस के क्वेश्चन। जीके जीएस जितने भी क्वेश्चन था जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से रिवाइज करके अपना पेपर अच्छा 100% से मन लगा कर दीजिएगा। ठीक है, मैं जितना भी आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जितना हमसे हो सकता है उतना करूँगा। ठीक है, बस आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।